hey guys, what's up? Myself Dev and you are watching The Ultimate Speed. So I hope you all are good and I am also good. So the thing is that I am today going to tell a very special thing to you. So बात ये है कि बहुत दिनों से एक बाइक लेने का सोच रहा था, तो शायद वो टाइम अभी आ गया है जो मैं बाइक ले रहा हूँ। तो कौन सा बाइक ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ और कौन सी कंपनी का ले रहा हूँ और क्यों ले रहा हूँ, तो इस बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में। और ये भी एक आज का वीडियो जो है एक कंपैरिजन वीडियो भी होगा, तो इसीलिए वीडियो को आगे देखते रहिए। सो गाइज, एक्चुअली मैं कंफ्यूज हूँ, थोड़ा कंफ्यूज हूँ दो बाइक के बीच में। एक्चुअली दो बाइक जो है वो दोनों ही बहुत अच्छे कंपनी का है, लेकिन उनमें थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। एक्चुअली द थिंग इज दैट कि एक जो बाइक है फ्रॉम द हाउस ऑफ कावासाकी एंड अनदर बाइक इज फ्रॉम द हाउस ऑफ होंडा। सो अभी तो आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि कौन सा बाइक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो पहली बाइक जो है कावासाकी का, उसमें बारे में बात करते हैं, क्या उसका प्रॉब्लम है और क्या अच्छा है उसमें, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो बात यह है कि कावासाकी तो हमारे यहाँ पे भुवनेश्वर में शोरूम है, और निंजा 650 की मैं बात कर रहा हूँ। उसका जो प्राइस है वो एक शोरूम 6,66,000 अप्रोक्स है, और उसका ऑन रोड का जो प्राइस है वो ऑन रोड का प्राइस आता है आपका 8 लाख समथिंग ऑन एन एवरेज। मुझे एकदम एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि वो इंजन जो है इनलाइन टू सिलेंडर इंजन है, और इनलाइन 2 सिलेंडर का इंजन का ये प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ा वाइब्रेशन आता है। इनलाइन 2 सिलेंडर जो लिक्विड कूल इंजन आता है उसमें थोड़ा वाइब्रेशन आता है। और सेकंड चीज़ ये है कि EMI में करते हो और 2 लाख डाउन पेमेंट देते हो ऑन एन एवरेज, तो इसका जो EMI है वो आएगा आपको 5 साल के लिए तकरीबन 12,000 रुपये का। और प्रॉब्लम ये है कि इसका जो मतलब बाइक में अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आफ्टर सेल उसका जो प्रॉब्लम है वो शुरू होता है आपको बाइक का परचेस करने के बाद। जो 3 आपका फ्री सर्विसिंग है, वो 3 फ्री सर्विसिंग जब ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद जो पेड सर्विसिंग होगा वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होगा। तो प्रॉब्लम ये है कि जो कावासाकी का जो आफ्टर सेल सर्विस जो कॉस्ट है, उसका फ्री में भी सर्विस कॉस्ट आपको मुझे बताया गया कि उसका जो फ्री में सर्विस कॉस्ट है वो उसका प्राइस है तकरीबन 7 से 8,000। और जो 3 सर्विस के बाद उसका जो पेड सर्विस होगा और उसमें इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर वगैरह ये सब चेंज होगा, तो उसका जो प्राइस है उसका आपको आ जाएगा तकरीबन 15 से 18,000 रुपये, जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा है एक 8 लाख की बाइक के लिए। हो सकता है, मुझे मतलब अच्छे से मालूम नहीं है, हो सकता है कि कावासाकी इसमें थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। इसमें मतलब वो ले रहा है इसमें कंपनियों की मतलब जो एम्प्लॉयज़ है उनमें उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम है कंपनी के साइड से। और कंपनी वाले ये बताते हैं, जो आपका सेल्स पर्सन है वो बताते हैं कि ये एक प्रीमियम सेगमेंट का बाइक है, और जो इसका जो नॉर्मल बाइक वगैरह नहीं आते हैं, इसीलिए इसका प्राइस हाई है। लेकिन ये कोई जस्टिफाइड आंसर मुझे नहीं लगा, तो इसीलिए थोड़ा मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ कावासाकी का निंजा 650 में। कावासाकी का और एक दो बाइक मेरे नज़र में है, जो जैसे कि आपका एक है Z900 और एक है निंजा 1000 SX। तो आपका जो Z900 है वो नेकेड सेगमेंट का बाइक है और 900 सीसी का बाइक है, इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि ये नेकेड सेगमेंट के बाइक है। अगर आप खरीदने जाते हो एक अच्छा सा इतना पैसा खर्चा करके एक सुपर बाइक, तो एक वो अगर नेकेड का होता है, नेकेड में होता है, तो इसका जो विंड ब्लास्ट आप अगर थोड़ा स्पीड में चलाओगे, आप 100-150 के आसपास भी चलाओगे, तो उसका जो विंड ब्लास्ट है वो डायरेक्ट आपके बॉडी में आके टच होगा, तो इसको आप अच्छे से नहीं चला पाओगे, उसको आप फील नहीं कर पाओगे। पावर इसमें बहुत है, बहुत बढ़िया पावर है, जो आप बोल सकते हैं आज कंपेयर टू CBR 650R। लेकिन इसमें यही दिक्कत है, अगर ये नेकेड सेगमेंट के बाइक ना होके फुल बेयरिंग वाला बाइक होता तो बहुत अच्छा होता। तो थर्ड में आता है आपका और इसका जो प्राइस है वो आता है तकरीबन वही 9.5 या 10 के आसपास,
जो Z900 का प्राइस है। और आपका जो SX निंजा 1000 SX का प्राइस है वो आता है लगभग 12.5 या 13 के बीच में। और इसका जो एसेसरीज आता है उसको लगाने की 13,500 का उसका प्राइस हो जाएगा तकरीबन। तो वो भी अच्छा बाइक है। उसमें 1000 सीसी का इनलाइन 4 इंजन है। और आपका वो भी मतलब उसका जो प्राइस है और उसका जो पावर डिलीवरी है वो सब अच्छा है। और प्राइस सेगमेंट में बजट मतलब आपका वैल्यू फॉर मनी बाइक है। बस यही प्रॉब्लम है उसका कि उसका आफ्टर सेल सर्विस जो है बहुत ज़्यादा है, सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जिसको हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली में भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। उसका जो कॉस्ट आएगा तो आप आफ्टर 3 सर्विसेज वो में भी आएगा आपको 20 या 25,000 के अराउंड। और इसका जो डिस्क पैड और डिस्क वगैरह जो भी उसका प्राइस जो पार्ट्स है उसका वो पार्ट्स का प्राइस भी बहुत कॉस्टली है आज कंपेयर टू होंडा। तो चलिए बात करते हैं होंडा CBR 650R के बारे में। जो मेरा मतलब यहाँ से दिल से निकलता है वो बाइक के लिए कुछ फीलिंग्स। वो बाइक मैंने खुद देखी है, चलाई है भी। वो बढ़िया बाइक है एकदम, मतलब जो आप बोल सकते हैं कि वैल्यू फॉर मनी बाइक है। उसका प्राइस उस जो CBR 650 का प्राइस आता है वो ऑन रोड आपको आ जाएगा 10,12,000। तो और उसका जो अगर आप 2 लाख का डाउन पेमेंट देते हैं तो 5 साल के लिए आपको EMI आ जाएगा लगभग 17 या 18,000 के करीब। तो ये भी थोड़ा हायर सेगमेंट में रहता है। लेकिन इनलाइन 4 का जो आपका साउंड है, उसका जो मतलब पावर डिलीवरी है, पावर टू पिकअप रेशियो है, वो भी मतलब इनलाइन 2 से बहुत ज़्यादा है। और बाइक वेल रिफाइंड है और होंडा की हाउस है तो उसमें रिफाइनमेंट के कोई इशू नहीं है। और इसमें सबसे बढ़िया और मतलब जो अच्छा बात मुझे लगा यही है कि उसका जो आपको आफ्टर सेल सर्विस मिलेगा। आफ्टर सेल सर्विस कॉस्ट इसका बहुत नॉमिनल है। पहली आपको सर्विस में आपको मोबिल वगैरह चेंज करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3,500 से 4,000 तक उसका प्राइस आएगा। और आफ्टर 3 सर्विसेज उसका जो ऑयल फिल्टर या एयर फिल्टर वगैरह वो उसको चेंज करते हैं उसका प्राइस 5 से 7,000 में हो जाएगा। जबकि होंडा का कावासाकी का आपका जो प्राइस होगा आफ्टर 3 सर्विसेज, जो पेड सर्विस होगा उसका प्राइस 12 या 15,000 के करीब चला जाएगा। लेकिन मेरे साथ अभी ये दिक्कत है कि होंडा का CBR है वो CBR यहाँ पे कहीं नहीं मिलता। इवन मतलब आउट ऑफ उड़ीसा में, मैं उड़ीसा से हूँ तो उड़ीसा में तो नहीं मिलता, वो बात अलग है। उड़ीसा के बाहर में भी नहीं मिलता। मैं जब कंपनी से बात किया, कंपनी सेल्स पर्सन बोले कि अब जो उसका अभी CBR का प्रोडक्शन जो है बंद है। क्यों बंद है कि उनका जो गाड़ी में वो CBR में लगता है एक चिप, वो चिप आता है आपका ताइवान से। और ताइवान से अभी कुछ प्रॉब्लम के चलते मतलब कोविड या और कुछ भी उस कारण की वजह से ताइवान से डिलीवरी अभी बंद है। मतलब उसका जो चिप का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था वो एक्सपोर्ट अभी बंद है। तो ये है एक प्रॉब्लम जिसके वजह से अभी कहीं पे भी बाइक नहीं मिल रहा है। मैं इंक्वायरी किया था रांची में और रांची वालों ने बोला कि नहीं हमारे पास तो बाइक नहीं है। बाइक है एक इंदौर में, आपका बुकिंग अभी चालू है, इंदौर में बाइक मिल जाएगा। तो मैं जब इंदौर में बात किया तो इंदौर वालों ने बोला कि हाँ बाइक हमारे पास बुकिंग चल रहा है। तो उसके अगले 1-2 दिन के बाद में जब उनको देने वाला था डाउन पेमेंट वगैरह कुछ बुकिंग अमाउंट देने वाला था, तब हो गया मुझे कोविड के चलते 15 से 20 दिन में मैं बेड में पड़ा रहा, 10-15 दिन करीब। और उसके बाद जब ठीक हुआ तो उसके बाद जब मैंने उनसे दोबारा कांटेक्ट करने का कोशिश किया, जो फ़ोन किया उनको, तो फ़ोन में बताया कि अभी बुकिंग पूरा बंद हो गया है। गाड़ी में हमें अभी हमारा आना था 7 गाड़ियाँ, हमारे पास अभी 4 गाड़ियाँ ही आई हैं। एक बुकिंग आपके लिए भी एडवांस करवाई थी हमने हमारी तरफ से। अभी गाड़ी अवेलेबल हो जाए तो उसके बाद आप अगर चाहेंगे तो बुकिंग करवाएंगे या एडवांस देंगे तो हम आपका लॉगिन वगैरह कराएंगे, आपका जो प्रोसेस है वो कराएंगे। इसीलिए हमने एडवांस ले लिया था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बाइक पर कंपनी को कहीं से मालूम चल गया कि एक फेक बुकिंग हुआ है, कस्टमर ने पैसा नहीं दिया, तो उसके चलते वो बुकिंग कैंसिल कर दिए।
तो ये था दिक्कत। और उसके बाद ये और एक प्रॉब्लम था कि अगर रांची हमारे उड़ीसा से लगभग 12 से 1400 किलोमीटर पड़ता है। अगर बाइक को मैं किसी कोरियर के थ्रू मंगाऊँ तो मुझे लगभग 30 से 35 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यहाँ पे एक एक रुपया के लिए मारा मारी, और 30-35 हज़ार रुपया कहाँ से लाऊँ, वो बात अलग है, छोड़िए। सेकंड थिंग ये है कि अगर मैं बाइक को वहाँ से चला के यहाँ तक लाऊँ तो बाइक ऑन रोड में आने के लिए एक टेम्पररी नंबर प्लेट चाहिए होगा, टेम्पररी नंबर। और टेम्पररी नंबर के लिए वो मांग रहे हैं 10,000 रुपीज़। डायरेक्टली उन्होंने नहीं मांगा, लेकिन एक दूसरा हमारा जो वेस्ट बंगाल में एक शोरूम है उनसे बात हुआ तो वो बोले कि टेम्पररी नंबर का आपका 10,000 अप्रोक्स 10 से 12,000 पड़ेगा। तो वहाँ से 50 और 60,000 का हो गया गेचा। तो ये था प्रॉब्लम। तो अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज में हूँ कि मैं कौन सा बाइक लूँ। ये तो अभी नेक्स्ट 3-4 महीने या अगले साल तक स्टार्टिंग तक नहीं आएगा बाइक कोई भी CBR का। तो इतना देर तो शायद मैं रुक नहीं सकता, और मुझे तो बाइक लेना है। तो अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कि मेरा बजट को थोड़ा स्ट्रेच कर लूँ ताकि मैं निंजा 1000 SX ले सकूँ। तो फिलहाल बात यही है। और इनका जो स्पेसिफिकेशन है इसमें आप तो ऑनलाइन में गूगल में सर्च कर लेंगे, जब पता कर लेंगे क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। ज़्यादा कुछ बताने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, एक बता देता हूँ जो एक फनी फैक्ट मुझे अच्छा लगा, मतलब फनी लगा जो फैक्ट, वो है कि CBR का 650 का जो इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन होते हुए भी उसका जो माइलेज एक कंपनी क्लेम करती है वो 25 किलोमीटर पर लीटर। लेकिन जो कावासाकी का 650 है वो इनलाइन 2 होते हुए भी बावजूद उसका जो माइलेज आता है 17 से 18 या मैक्सिमम 20 के आसपास, वो आस पर द कंपनी पर्सन आस पर द कंपनी 20 है उसका माइलेज। तो ये एक अच्छा फैक्ट मुझे लगा। जिसको भी आपको पसंद हो बाइक, जो भी पसंद हो वो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे भी दोनों बाइक अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे। मैंने दोनों बाइक चलाई हैं, लेकिन अच्छा है। लेकिन यही थोड़ा जो कारण है, इसी के वजह से मैं मतलब थोड़ा अभी रुका हुआ हूँ। तो देखते हैं, माइंड सेटअप करते हैं, क्या करते हैं, कुछ करके कुछ लेते हैं। एक बाइक लेंगे, ज़रूर लेंगे, अभी लेंगे, नेक्स्ट वीक में लेंगे, या कुछ देर में लेंगे, एक 1.5 महीने के अंदर लेंगे। लेकिन सोच विचार करने के बाद ही लेंगे, क्योंकि हम भाई गरीब आदमी, छोटा सा आदमी, इतना पैसा हमारे पास नहीं है। तो जो भी इन्वेस्ट करेंगे सोच समझ के करेंगे, एक ही बार करेंगे। ऐसा ना हो कि बाइक खरीदने के बाद सेटिस्फाइड ना लगे, कुछ मन में रह गया होगा, अरे यार ये बाइक खरीदता तो अच्छा होता, ये बाइक खरीदता तो अच्छा होता। तो इसीलिए थोड़ा अभी रुका हुआ हूँ, ये है प्रॉब्लम। और इसके बाद मुझे मिला था और एक अच्छा ऑफ़र, जो वो मुझे मतलब एक सुजुकी का बाइक था। सुजुकी का आप जानते हैं द माइटी हायाबुसा भी मुझे एक मिला था। हमारे ये भुवनेश्वर में एक मेरा छोटा भाई है, वो भी कांटेक्ट में है, वो उसी ने ही जुगाड़ किया था। उनका आस्किंग प्राइस है, प्राइस था 12,50,000, और बाइक चली है 10,000 किलोमीटर्स। बाइक में भी उड़ीसा का है, अच्छी तरह से याद नहीं है, मैं भी उड़ीसा का है। तो ब्लू कलर की बाइक थी, वो भी मुझे बहुत पसंद थी। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये था कि अभी उसको पूरा मतलब पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद आपका जो रिफाइनेंस करेंगे उसके बाद मेरे पास पैसा आएगा। तो इतना पैसा अभी मेरे पास खर्चा करने के लिए नहीं था, थोड़ा दूसरा काम में लगा दिया। तो यही प्रॉब्लम था कि वो बाइक पे भी मतलब इंटरेस्टेड होते हुए भी नहीं ले सका। अगर एक और उनका मतलब कहने का था, अगर आप 4-5 लाख दे देते हैं तो उसके बाद रिफाइनेंस करवा देंगे, बाकी जो रेस्ट अमाउंट होगा आपका EMI में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि अगर मैं 12-13 लाख इसी में खर्चा करता हूँ, जो सेकंड हैंड बाइक है, हो सकता है कहीं एक्सीडेंट हुआ हो, कलर मतलब पेंट जब किया होगा। ऐसा तो नहीं है कि बाइक ना चला तो ऐसे ही 20 लाख का बाइक ऐसे 12 लाख में बेच रहे हैं। तो प्रॉब्लम तो कुछ ना कुछ होता होगा, मतलब कुछ होगा उसमें, इसीलिए मैंने उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो लगभग यही है आज का ब्लॉग। तो बस
और कुछ नहीं है। और जो आपको बताना था स्पेसिफिकेशन, वो स्पेसिफिकेशन मैंने लिखा है, लेकिन यहाँ पे लिख के रखा है, मतलब डायरी में आप देख सकते हैं, लेकिन इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है यार, वो तो सब इंटरनेट में मिल जाएगा। आप गूगल में सर्च मारोगे तो सब आ जाएगा, तो इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यही था आज का ब्लॉग, तो एंड करते हैं यहीं पे हमारा ब्लॉग। अगर नियर फ्यूचर में कोई बाइक लेते हैं तो आपको ज़रूर पता चलेगा, मिठाई घर में भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो चलिए अभी यहीं पे ही इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो भाई लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और सब्सक्राइब कर देना। इतना काम किए हो तो सब्सक्राइब ही कर दो यार, कोई इसमें पैसा थोड़ी ना पड़ता है यार, अपना ही भाई समझ के कर लो, ठीक है। तो यही कुल मिला के यही बात है। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही कुछ मज़ेदार अच्छे ब्लॉग में। तो भाई तब तक के लिए राम राम, चलते हैं, बाय बाय।